एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी मस्त हैं और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स आने ही वाले होंगे तो प्लीज़ अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रश ना करना पड़े। विद दैट नोट, माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर जो कि लेकर आ गई है बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन द वेरी न्यू टॉपिक दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पहले सुना हुआ है। ये दोनों ही नए टर्म नहीं है। आपको पता है कि कोल was a source of energy once upon a time। प्राइमरीली हम कोल का यूज़ किया करते थे। पेट्रोलियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम के थ्रू हमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट। सो ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को विद द ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली तो हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली रिसोर्सेज क्या है, फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कोल, स्टोरी ऑफ कोल, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम, then we will talk about refining of petroleum, what is refining of petroleum, what are the products out of refining of petroleum। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोल एंड पेट्रोलियम के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है जिसको आजकल हम बहुत सुनते हैं, दैट इज़ नेचुरल गैस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमारा काम आसान कर रही हैं, है ना। हमारे आसपास की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगी तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, राइट। जैसे अगर हवा नहीं होगी तो हम कैसे ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, पानी नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल टफ है, राइट। सो इस तरह से हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी एब्सेंस में हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्स। अब ये रिसोर्सेस अबंडेंटली हमारे लिए अवेलेबल हैं इन द नेचर, बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो अभी प्रेजेंट हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ देम वाइसली, यानी कि आप उनका समय से ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो इसी तरह से उनके अबंडेंटली अवेलेबल होने के या फिर ना होने के बेसिस पे आप उन्हें क्लासिफाई करते हो जैसे इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, या फिर आप इन्हें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हो, है ना। एग्जॉस्टिबल यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक पॉइंट के बाद आप रिवाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल गेट एग्जॉस्ट, है ना, यानी कि दे आर नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि फॉरेस्ट, आपको पता है ना कि एक पौधे का ट्री बनने में कितना टाइम लगता है, राइट। और फॉरेस्ट में तो कई सारे ट्रीज होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रीज यू कैन फाइंड ओवर देयर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज यू कैन फाइंड ओवर देयर। नाउ अगर हमने डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया, एक साथ पर्टिकुलर एरिया के सारे फॉरेस्ट लाइक आपने डिफॉरेस्ट कर दिया, आपने कटिंग कर दी, तो अब वहाँ पे उतना ही इंटेंस फॉरेस्ट डेवलप करने में कितने साल लग सकते हैं, और क्या पता वो डेवलप ना भी हो क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी डे टू डे चेंज हो रही है, राइट। सो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। कोल, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर प्रेजेंट इन नेचर लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, राइट। और ऐसे रिसोर्सेज जो कि एकदम अबंडेंटली अवेलेबल है, यानी कि आपको पता है कि हाँ इस पॉइंट के बाद ये अवेलेबल रहेंगे, ये कभी नहीं जाने वाले, जैसे सनलाइट, क्योंकि सन ही ना होगा तो प्लैनेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो सनलाइट दैट इज एन यू कैन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज और inexhaustible resources। Inexhaustible resources are the resources which are like you can say the resources that are abundantly available and they will not get over, or they are available every time, you can renew them every time, so they are renewable resources or inexhaustible, and exhaustibles are the
resources that cannot be revived. Okay, once they are exhausted, they will be exhausted. Why coal and petroleum are coming to this category? Because it takes millions of years for the formation of these coals and petroleum. So you won't be able to wait for millions of years to get these resources back, right? So that's why they are considered as non-renewable resources. चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. We will be now talking about the coal and petrol. सो कोल पेट्रोलियम दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से सालों में अंडर हाई टेम्परेचर और अंडर हाई हीट बनते हैं. ठीक है, ये अबंडेंटली अवेलेबल थे नेचर में क्योंकि हमने इनका बहुत 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 यूज़ किया. तो अब ये ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग ऑफ चले गए, यानी कि थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आपके पास कोल और पेट्रोलियम अवेलेबल ना हो, आने वाली जनरेशन इसको ऑब्जर्व ना कर पाए. ठीक है, अब कोल एंड पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा ही होगा. जो पुराने समय के रिमेन्स होते हैं उन्हें आप फॉसिल्स कहते हो. तो कोल और पेट्रोलियम भी तो पुराने समय के ही हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय द लाइक dead vegetations and animals, right? And which are compressed under high temperature and high pressure, okay, and they are converted into coal and petroleum, right? It takes millions of years for the formation of coal and petroleum, यानी कि millions of year पुरानी लकड़ी और जानवरों से ये बना हुआ है. So इसलिए फॉसिल है, और क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसलिए ये फ्यूल है, right? So they are termed as fossil fuels because of this. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, now we have a pen with us. Let's move ahead, and as I told you about the fossil fuels, now we will be talking first about coal. सो कोल के बारे में हमको पता है कि प्राइमरीली बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कोल. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको बर्न करके हम कई सारे काम कर सकते थे. हाउस होल्ड किचन्स में आप यूज़ कर सकते हैं इसको. आज भी कहीं अंगीठी अगर आपने जलती हुई देखी होगी सर्दियों में, तो हम कोल को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तंदूर में यूज़ होता है कोल अभी भी, राइट? तो पुराने समय में स्टीम इंजन्स के बारे में आपने सुना होगा. तो स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती थी? कोल से प्रोड्यूस होती थी, राइट? सो कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आप डोमेस्टिक पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, राइट? इसी तरह से कोल सिर्फ कुछ ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं, ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज होता है. इसलिए कोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ नेचर है. हाँ, लेकिन जिस तरह से हम उसे यूज कर रहे हैं ज़्यादा समय के लिए कोल नेचर में अवेलेबल नहीं होगा, राइट? चलिए अब बात करते हैं कि कोल बना कैसे, स्टोरी ऑफ द कोल. तो कभी भूकंप आया, कभी कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से कई सारा पता चला पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही ज़मीन के अंदर दब गया. ठीक है, अब ज़मीन के अंदर दब गया, उसके ऊपर लेयर पे लेयर पे लेयर इकट्ठी होने लगी. बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी सारी लेयर्स इकट्ठी हो रही हैं. हम नीचे जा रहे हैं उस तरफ. अब जब हम इस तरह से हमारे पूरे वेजिटेशन को कवर कर देंगे तो क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी, प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है. क्यों प्रेशर बढ़ रहा है? अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. चलिए, आपने कभी मटकी फोड़ने वाला प्रोसेस तो देखा होगा ना. नीचे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसके ऊपर और झुंड आ गया, फिर और आ गया, और सबसे ऊपर एक मेन है. बट जो सबसे नीचे वाला है उस पर तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, वेट बढ़ता जा रहा है ना. ठीक है, उस वेट की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर की वजह से कंप्रेशन हो रहा है. और एज इट्स गोइंग डाउन इट्स गेटिंग कवर्ड, तो हीट भी बढ़ रही है. तो अंडर हाई हीट एंड अंडर हाई प्रेशर द वेजिटेशन गॉट कन्वर्टेड इनटू
द कोल। ओके, नाउ ये एक केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेकिंग ऑफ अ कोल इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वुड की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, वुड की प्रॉपर्टीज अलग हैं और कोल की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग हैं। और द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी डेवलप इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस of formation of coal is known as carbonization. Why are we calling it carbonization? Carbonization is the process of making carbon rich compound. Okay, वैसे तो coal formation को आप coalification कहते हैं. Okay, and precisely carbonization term हम use करते हैं आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मिलता है, जैसे आप कहते हैं कोक। ठीक है, तो जब हम कोक बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, कोल बनने के प्रोसेस को हम कोलिफिकेशन कहते हैं। राइट, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टर्म तो मैंने यूज कर लिया, बट है क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? देखिए, जब कोल बनता है तो कोल के साथ साथ कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल इज द ओनली थिंग। आपको पता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप कोल में से भी कई सारे इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। हाउ आर वी गोइंग टू कंडक्ट दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच यू आर हीटिंग कोल, है ना, इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में आप कोल को हीट करते हो ड्यू टू इंटेंस हीट। इसमें से आपको 3 तरह के बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो भी तीनों स्टेट्स में। इससे आपको बाय बर्निंग ऑफ अ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर यू विल गेट coal tar, you are going to get coke and you will get coal gas as well। तो आपको 3 चीजें मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ठीक है, अब कोल जो होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन देम दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल और गुड क्वालिटी ऑफ कोल। ऑन दिस नोट वी आर नाउ डन विद द टुडेज वीडियोस। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको कोल को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी माइंड में। बने रहिए शिक्षास्त्र एजुकेशन पे और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।